हम डिस्कस कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और इसमें हमने देखा था कि जो डायरेक्टरी थी वो प्रोविंशियल लेवल पर इंट्रोड्यूस होती है 1919 में, और एग्जीक्यूटिव काउंसलर और मिनिस्टर्स इसमें रोल प्ले करती हैं। गवर्नमेंट की जो प्रोविंस की जो गवर्नमेंट होती है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट के प्रति अकाउंटेबल होती है, और किसके लिए? मेनली ट्रांसफर सब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन रिजर्व सब्जेक्ट्स के लिए नहीं होती है। ठीक है। और जो सारे फंक्शन होते हैं गवर्नमेंट के, जो फंक्शन होते हैं सारे गवर्नमेंट के, वो सेंटर और स्टेट्स दोनों के बीच में, स्टेट मतलब प्रोविंस के बीच में डिवाइड थे। और प्रोविजन वर गिवन मोर ऑटोनॉमी, प्रोविंस को ऑटोनॉमी ज़्यादा दी गई थी, और सारे सब्जेक्ट से जो प्रोविंस से रिलेटेड उस पर वो लेजिस्लेट कर सकते थे। ठीक है। नेक्स्ट है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जो कि सेंटर में काउंसिल ऑफ स्टेट्स अपर हाउस होता था और सेंट्रल में लेजिस्लेटिव काउंसिल या लोअर हाउस होता था। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्या है? ये देखो, वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें 6 मेंबर्स होते थे, जिसमें से 3 इंडियंस होते थे। कमांडर इन चीफ जो होता था वो इंडियन नहीं होता था। डायरेक्ट इलेक्शन पहली बार इंट्रोड्यूस हुए 1919 में ही। सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुस्लिम के लिए था, अब वो सिख, क्रिश्चियन, यूरोपियन और एंग्लो इंडियन के लिए भी हो गया था। ठीक है। और इसमें क्या है, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉमिनेटेड, इसका प्रोविजन भी इसमें था। लिमिटेड फ्रेंचाइज पहली बार इंट्रोड्यूस हुई 1919 में, फर्स्ट टाइम। किस बेसिस पर? प्रॉपर्टी, एजुकेशन और टैक्स के बेसिस पर। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन आया 1926 में आया। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की क्योंकि डिमांड बढ़ रही थी, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक स्टैट्यूटरी कमीशन 1927 में अपॉइंट की, जिसको साइमन कमीशन कहा गया है। इस कमीशन का मेन उद्देश्य था इंक्वायरी करना, और ये जो रिपोर्ट थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की जो रिपोर्ट थी वो 1930 में सबमिट की गई, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में के द्वारा एक वाइट पेपर पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए एक सीट प्रस्तुत करी गई इस रिपोर्ट के आधार पर, और इसी आधार पर फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935 वो आता है। हम बात करते हैं 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्योंकि 1919 ने जो था तो उसने क्या है, प्रोविंस में डायरेक्टरी इस्टेब्लिश करी थी, लेकिन इसने सेंटर में डायरेक्टरी इस्टेब्लिश करी। और फेडरल सब्जेक्ट दो पार्ट में डिवाइड किए गए, ट्रांसफर और रिजर्व में। रिजर्व सब्जेक्ट क्या थी? वायसराय के हाथ में थी, और जबकि जो और काउंसलर की मदद से वो उनको एग्जीक्यूट करता था, और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था, वायसराय रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता था लेजिस्लेचर। लेकिन ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में क्या था? ठीक है। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में क्या था कि ये वायसराय को एडमिनिस्टर तो वायसराय ही करता था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मदद से। ठीक है। और लेजिस्लेचर की प्रति वो जिम्मेदार रहता था। ठीक है। हालांकि ये कभी भी फोर्स में नहीं आया 1935 का एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, 6 बाई कैमरल लेजिस्लेचर इस्टेब्लिश करी गई आउट ऑफ 11 प्रोविंस, जिसमें बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, यूपी और असम। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, यूपी, बिहार, ठीक है, और मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और असम। ठीक है। एक फेडरल कोर्ट जिसमें 6 से ज़्यादा जज नहीं थे इस्टेब्लिश होता है। ठीक है। दिल्ली में इस्टेब्लिश होता है। कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए बढ़ा दिया गया, जिसमें महिलाओं के लिए, लेबर क्लास के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, मुस्लिम्स के लिए, डिफरेंट क्लास के लिए सब किया गया। ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करें तो इसमें ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स की यूनिट्स थी। पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट 1935 के एक्ट में इसका प्रोविजन था। ना क्या आता है, देखते हैं। अगस्त ऑफर आता है, तो
अगस्त तोपर की बात करिए 1940 में आया। वायसराय लिनलिथगो थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया 8 अगस्त 1940 को। तो पहला क्वेश्चन ये आ जाएगा कि किसके द्वारा अगस्त तोपर प्रस्तुत किया गया। वायसराय लिनलिथगो ने कब किया? 8 अगस्त 1940 में किया, अगस्त तोपर के नाम से। लॉर्ड लिनलिथगो थे, उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो हम क्या एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाएंगे ऑन डोमिनियन मॉडल भारत में स्टेब्लिश की जाएगी। ठीक है, और इंडियंस के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया इस एक्ट ने। किस एक्ट ने? अगस्त तोफर ने 1940 का। ठीक है, और पहली बार इंडियंस की ये पहली बार हुआ था कि इंडियंस के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया और उन्होंने स्टेट किए। इसमें कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी वो बनाई। अगस्त तोपर में पहली बार कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनाई जाएगी। फिर क्रिप्स मिशन 1942 में आया। तो इसमें क्या है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, ठीक है, इंग्लैंड में कोएलिशन गवर्नमेंट थी, गठबंधन की सरकार थी। तो उसने क्या किया कि सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भेजते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक कैबिनेट का मेंबर था, मार्च 1942 में। और उसमें उसको एक ड्राफ्ट लेकर भेजा गया था जिसमें ये कहा गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो शर्त है वो मानी जाएगी। ठीक है, which were to be adopted while framing constitution accepted to the two major parties इंडिया कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दोनों के द्वारा एक्सेप्ट की जाएगी तो हम उसको मान लेंगे क्रिप्स आई ये बोलकर। ठीक है, प्रपोजल प्रोवाइडेड फॉर द इंडियन यूनियन। ठीक है, और इसमें ये कहा गया कि इंडियन यूनियन होगा जिसमें ब्रिटिश प्रोविंस होंगी भारत में और प्रिंसली स्टेट्स होंगी और एक डोमिनियन स्टेटस इंडिया का दिया जाएगा। और इंडिया जो होगी वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ जो होंगे नेशंस का उसका एक पार्ट रहेगा। डोमिनियन स्टेटस कंसेप्ट इज डेड एज डोरनेल JL नेहरू ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लीमेंट एटली अनाउंसमेंट की। क्या लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने एक हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट करी 15 मार्च 1946 में कि ब्रिटिश जो है ये ब्रिटेन है वो रेडी है भारत को स्वतंत्रता देने के लिए। ठीक है, आफ्टर ट्रांसफरिंग द पावर टू इनटू रिस्पॉन्सिबल हैंड्स नॉट लेट देन जून 48, मतलब 1948 से पहले 1948 से पहले हम ये सब कर देंगे। ठीक है, ऑल द माइनॉरिटी इंटरेस्ट विल बी सिक्योर्ड। और उन्होंने ये कहा कि कैबिनेट मिशन भारत आएगा और इंडियन की मदद करेगा एक सुटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है,